कांग्रेस एमपी एंड फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने अपने डिसेंट नोट में एम्फसाइज किया दैट द इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इन द प्राइवेट लाइव्स ऑफ कंसेंटिंग अडल्ट्स मस्ट बी अवॉइडेड। ही स्टेटेड, adultery should not be a crime. It is an offense against marriage, which is a compact between two persons. If the compact is broken. पिछले महीने हमने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स को 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल्स जो रिप्लेस करेंगे द इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट को एग्जामिन करते हुए देखा। इंडिया के एज ओल्ड क्रिमिनल लॉज में प्रपोज चेंजेस करने के दौरान एक ड्रामेटिक टग ऑफ वॉर देखने को मिला, जब पार्लियामेंट्री कमेटी जिन्हें इन स्टैट्यूज पर रीवर्क करने का टास्क दिया गया है, एक हीटेड डिबेट में नजर आई ऑन वेदर टू क्रिमिनलाइज अडल्ट्री। आपको बता दूं कि ये इशू सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा 2019 में कई ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए और यूनानिमसली अडल्ट्री को डिस्क्रिमिनलाइज करने के ठीक 5 साल बाद फिर से देखने को मिला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे पर जजमेंट देने के बाद भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने अडल्ट्री को फिर से क्रिमिनलाइज करने का सोचा है, पर इस बार जेंडर न्यूट्रल मैनर में। क्या आप कमेटी के ऐसे करने के पीछे का रीजन जानना चाहेंगे? अपनी 350 पेज रिपोर्ट में कमेटी ने सजेस्ट किया है कि अडल्ट्री को एज अ क्रिमिनल ऑफेंस रीइंस्टेट किया जाए, बट बी मेड जेंडर न्यूट्रल, thereby मेकिंग बोथ मेन एंड वुमेन इक्वली कल्पेबल अंडर द लॉ। और इसका रीजन देते हुए उन्होंने कहा है कि ये सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के सेफगार्ड के लिए क्रूशियल है। लेकिन दूसरी ओर अपोजिशन एमपीज ने इस क्लेम को रिफ्यूट कर दिया है। कांग्रेस एमपी एंड फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने अपने डिसेंट नोट में एम्फसाइज किया दैट द इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इन द प्राइवेट लाइव्स ऑफ कंसेंटिंग अडल्ट्स मस्ट बी अवॉइडेड। ही स्टेटेड, adultery should not be a crime. It is an offense against marriage, which is a compact between two persons. If the compact is broken, the agreed spouse may sue for divorce or civil damages. To raise marriage to the level of a sacrament is outdated. In any event, a marriage concerns only two persons and not society at large. The state has no business to enter into their lives and punish the alleged wrongdoer. क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला तो हम आप पर छोड़ते हैं, पर आपको ये जानना भी जरूरी है कि ये कंट्रोवर्सी हमें पीछे ले जाता है टू द इंसेप्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जब कंसेप्ट ऑफ मैरिज को एज अ सैक्रेमेंट सुप्रीम माना जाता था। हालांकि ये लैंडस्केप ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है और कई कमीशंस और कमिटीज ने अडल्ट्री जैसे इशू पर अपने विचार रखे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा एंड कंप्राइजिंग करंट सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस एएम खनविलकर, आरएफ नरीमन एंड इंदु मल्होत्रा के बेंच ने भी अपने लैंडमार्क जजमेंट इन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हेल्ड किया that adultery is not a crime and struck it off the IPC. It however clarified that adultery would continue to remain a civil wrong and a valid ground for divorce. Current CJI DY चंद्रचूड़ ने उस वक्त इस जजमेंट में हेल्ड किया था कि अडल्ट्री की क्रिमिनलाइजेशन ने वुमेन को ऐसे पोजीशन में डाल दिया है जहां कानून उनके सेक्सुअलिटी को डिसरिगार्ड करता है। He reasoned, marriage does not mean ceding autonomy of one to the other. The ability to make sexual choices is essential to human liberty, even within private zones. An individual should be allowed her choice. और इस तरह चैप्टर 20 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 497 में अडल्ट्री, जिसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, was quashed by the Supreme Court of India on 27 September 2018 as unconstitutional. The law dated from 1860. 2020 में a 5-judge bench led by former CJI शरद ए बोबडे ने इस वर्डिक्ट को रिव्यू करने वाली सभी पिटिशंस को डिसमिस कर दिया था। अब इस पूरे मामले में क्वेश्चंस ये राइज होते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, तो क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को ओवररूल कर सकती है? जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग एक प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करती है एंड बाइंड्स द लोअर कोर्ट्स टू फॉलो इट्स डिक्टेट। However, the parliament is well within its scope to overrule judicial rulings, but such legislative action will be considered valid only if the legal basis of the judgment is altered. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल एक केस के दौरान लेजिस्लेचर को पिछली लेजिस्लेशन में डिफेक्ट रिमूव करने के लिए परमिट कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने ये भी कॉशन किया था where a legislature merely seeks to validate the acts carried out under a previous legislation which has been struck down or rendered inoperative by a court by a subsequent legislation without curing the defects in such legislation. The subsequent legislation would also be ultra vires.
आपको बता दूं कि जहां एक और पार्लियामेंट्री कमेटी को लग रहा है कि अडल्ट्री को रीइंस्टेट करके प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, तो कई लीगल एक्सपर्ट्स उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग रीसेंट रिकमेंडेशंस कोर्ट्स और पार्लियामेंट दोनों को डबल स्पीक शो कर रहे हैं। लॉयर सौरभ किरपाल ने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रियो केस जजमेंट, जिसमें राइट टू मैरिज को फंडामेंटल राइट्स मानने से इनकार कर दिया था, का रेफरेंस देते हुए कहा, इफ मैरिज इज नॉट इवन अ फंडामेंटल राइट, curtailing the right of any two people to have sex in order to protect the sanctity of marriage makes little sense. इसके अलावा जब उनसे पूछा गया that why adultery may have been reintroduced now after the Supreme Court struck it down in 2018 and after the recent judgment pertaining to same-sex marriage, तो लॉयर सौरभ किरपाल ने जवाब दिया कि ये एक सर्टेन माइंडसेट दिखाता है। पार्लियामेंट बॉडीली ऑटोनॉमी से रिलेटेड चॉइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। He says, society may frown on it, but that is no reason to automatically criminalize it. In this way, it is very similar to section 377 of the IPC. सिर्फ एडवोकेट किरपाल ही नहीं, एडवोकेट भरत चुग ने भी ये पॉइंट आउट किया कि as to how a gender neutral provision may impact members of the LGBTQ community, he pointed, unless relationships are recognized as marriage, people cannot be prosecuted, but once they are, they will be. इस तरह पार्लियामेंट के लिए गए एक स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्नाइज आर्केइक लॉज escalated into a complex clash of ideologies touching upon privacy rights, gender equality and the evolving notions of marriage. और एंड में the only question that looms large is, can the law strike a balance between respecting personal choices and upholding societal values without encroaching on individual privacy? Share your views and keep following Law Chakra.